चपास है ना, देखो हाथी है, हाँ हाथी है, अरे पास हो गया। हाथी देखा और पास हो गया, है ना, समझ लिया। और ये क्या है, ये बंदूक है, अरे वाह बंदूक, इससे क्या करते हैं, गोली मार देते हैं, अरे पास हो गया। तो ये है हमारे देश की शिक्षा नीति भाई। ऐसे में हमारा आदिवासी IAS IPS बनेगा, अधिकारी बनेगा? ये खिलौना है, हमारे आदिवासियों को खिलौना बना दिया सरकार। इसलिए कहता हूँ आदिवासियों को सबसे बड़ा दुश्मन सरकार ही है। मैं कहने से नहीं चूकूंगा, क्योंकि सारे लोग कसम खाते हैं ना, संविधान का कसम खाते हैं, और संविधान के बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है। यही है आदिवासी की बर्बादी। तो ऐसे में रोजगार फेस करते रहे, हम तो जी लिए ना, लेकिन मेरी भी भविष्यवाणी उनके लिए है। अगर सावधान नहीं रहा, 3 पीढ़ी तक आप शहर में जियोगे, विलीन हो जाएंगे। ये मैं देख रहा हूँ ना, दिखाई दे रहा है ना। तरीका को आदिवासी के समस्या को तो लिखेगी नहीं, बल्कि इतना जरूर लिखेगी कि आदिवासी नक्सली हैं। जरूर लिखिए कि आदिवासी नक्सली हैं, अर्बन नक्सली, शहरी नक्सली, है ना, जंगल के नक्सली। क्या मानव होना अभिशाप हो गया? जी। आदिवासी शब्द जो है ना, आदिवासी शब्द से पता नहीं हमारे देश की मानसिकता क्या है, लोगों की मानसिकता क्या है। मैं बहुत प्रताड़ित हुआ हूँ। मैं इवन इंजीनियरिंग प्रवेश के समय में भी कीजिए, मेरा जियो का नंबर है 7067647601। ये मेरा नंबर है। दोबारा जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है TGB मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नामचीन हस्ती, एक समाज सेवक से आप सभी का रूबरू कराता हूं। उनके बारे में बताता हूं, उनके जीवन के बारे में बताता हूं, उनका क्या योगदान है हमारे समाज में, ये भी बताता हूं। और उसी के बीच आज मैं आया हुआ था अंबिकापुर शहर, और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं रिटायर्ड वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, और जो वर्तमान समय में जो है आदिवासियों के हक अधिकार के जो है लड़ाई लड़ते हैं। और मैं इनका नाम जिक्र करना चाहूँगा, जेरोम मिंज जी। तो सर्वप्रथम स्वागत है मिंज जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। पहला सवाल ये रहेगा सर, आपका प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ तक का आपका सफ़र कैसा रहा? प्रारंभिक जीवन बचपन से ही मैं आज पहल की क्या है ना कि समाज के प्रति थोड़ा उदंड नीति का ही था मैं। अच्छा। डरपोक नहीं था किसी भी समाज में। स्कूल में भी अगर गुरुजनों से कुछ कहा सुनी हो जाता तो मैं हमेशा जीतता ही था, किसी से नहीं हारता था। ये बचपन से ही था। वैसे कॉलेज में भी था। आप जानते हैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे गुंडागर्दी जगह था, किसी की हिम्मत नहीं थी मेरे से बात करने की। अच्छा, है ना। जन्मस्थली कहाँ है सर? जन्मस्थली मेरा मिंडरबहार जसपुर जिला होता है, फरसाबहार ब्लॉक, तबकरा के पास। तबकरा के पास में। हाँ। अच्छा, शिक्षा जानना चाहेंगे सर? मेरा हायर एजुकेशन जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, और वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में ग्रेजुएट किया है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया है। हाँ, और उसके बाद में जब जॉब में आया हूँ तो एज ए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी NIC से हूँ मैं। वहाँ पे मैंने 34 साल लगभग कार्य सेवाएँ दी है, और एज ए सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर के पद से मैंने रिटायर लिया है। वाह, चलो वहाँ सुंदर से जान के अच्छा लगा। यहाँ तक पहुँचने में सर आप अपने आदर्श प्रेरणा स्रोत कहें या किनका योगदान ज़्यादा रहा, गुरु किनको मानते हैं? मैं आदर्श गुरु तो अपने माता पिता को ही मानता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने झेला बचपन में या उनके जीवन काल में जो झेला, सारी कहानियाँ मेरे माता पिता सुनाते थे, है ना। कितना स्ट्रगल जीवन जिए, तो उसी स्ट्रगल जीवन उनकी सुन के जो मैंने कदम रखा, सोचा, जैसा सोचा मैंने वैसे कदम उठाया। इंजीनियर क्या होता है, वैज्ञानिक क्या होता है, इंजीनियर भी बना, वैज्ञानिक भी बना, है ना। ये मेरे लिए खुशी की बात होती है। चलो बहुत सुंदर सर। एक और सवाल रहेगा सर, आप जब ऐसे तकनीकी क्षेत्र में थे, फिर समाज सेवा का प्रेरणा कहाँ से मिला आपको? बहुत अच्छा सवाल आया आपका। समाज सेवा तो मैं बचपन से ही करता था, है ना। छोटी मोटी जो समस्याएं थी, जैसे नाका दरोगा, पटवारी लोग मेरे गांव में मेरे बिना परमिशन से नहीं घुसते थे, क्योंकि लोग बदमाशी करते थे ना। अच्छा। तो पता नहीं मेरे को क्या होश आया था, मैं हमेशा आगे रहता था। तो यही समाज सेवा की भावना खासकर उस समय से और जागृत हुई, जब मैं देखता था कि कार्यालय में जो, बुरा मत मानिएगा, जी। आदिवासी शब्द जो है ना,
आदिवासी शब्द से पता नहीं हमारे देश की मानसिकता क्या है, लोगों की मानसिकता क्या है। मैं बहुत प्रताड़ित हुआ हूँ। मैं इवन इंजीनियरिंग प्रवेश के समय में भी, लेकिन मेरी उजड़ता की वजह से इंजीनियरिंग प्रवेश भी मिला मेरे को। 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा, मैं सीधे भोपाल चला गया था और वहाँ से अनुमति लेके रीएडमिशन लिया। तब इंजीनियरिंग वाले भी अधिकारी लोग भी जान गए कि जुझारू प्रकृति का आदमी है। और इसके बाद में देखिए, जैसे भी कुछ परिस्थितियाँ होती थी, शासकीय सेवा में तो होती है, उस शासकीय सेवा में के दरमियान मैंने देखा कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार इतना क्यों होता है, क्यों किया जाता है। और इसी के प्रति मैं चिंतन करते करते, अगुवाई तो करता ही था समाज के सेवा में, लेकिन जिस दिन से जब मेरे परिवार में कुछ घटना घटी, मेरी पत्नी के साथ में सस्पेंड वगैरह कर दिया गया था, उसी समय से मैं संविधान की ओर जाना शुरू किया कि हमारे आदिवासियों को संविधान में क्या दिया गया है। मैंने LLB करने का भी प्रयास किया, लेकिन कर नहीं पाया गया कुछ परिस्थितिवश। लेकिन किताब आज भी मैं निरंतर पढ़ता रहता हूँ, कई प्रकार की किताब पढ़ता हूँ। लेकिन जब संविधान का किताब पढ़ा, CRPC IPC के बारे में जानना शुरू किया, तो आज मेरे से रहा नहीं जाता और हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ और पॉइंट निकलता हूँ, जिससे समाज की अधिकतम सेवा कर सकूँ मैं। ये मेरी विशेषता है। हाँ। तो ये हौसला कहाँ से मिलता है सर? कई लोग जो है रिटायरमेंट होने के बाद भाई शांत बैठ जाते हैं, उसके बाद भी आप ऐसा समाज सेवा कर रहे हैं, तो हौसला कैसे मिलता है? हौसला तब आती है जब कुछ काम करोगे और उसका परिणाम मिलता है। जैसे कई चीज़ ऐसा रही जो आदिवासियत से हमारे लोग जूझते से, है ना, किसी को सस्पेंड करने की स्थिति में, किसी को बहाल कराने के लिए मैं अधिकारियों से ही जूझ लेता था, अधिकारियों के पास ही जाता था। सर, जब हमारा ये अधिकार है और आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगे तो एक दिन तो भाई मैं आदिवासियों को जागरूक कर रहा हूँ, कल के दिन परेशानी आपको होगा। यही मैं चैलेंज करता था लोगों को। उसी सवाल भी है सर, भारत में जो है भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए कौन कौन से विशेष अधिकार दिए गए हैं? मतलब भारतीय संविधान जो है सर, उसमें आदिवासियों के लिए कौन कौन से विशेष अधिकार हैं? मुझे खुशी होती है और कभी कभी हंसी भी आती है, क्योंकि संविधान में जो आदिवासियों के इतने सारे अधिकार दे दिए हैं, अगर इसी को हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर वकील और हर जज जो आदिवासी है जानता ना, तो आज जो आदिवासी लोग झेल रहे हैं समस्या ना, कभी नहीं होता। क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसा है, जैसे आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 में आदिवासियों को इतने संरक्षण किया गया है युक्तियुक्त निबंधन विद्यमान विधि के द्वारा। 5वीं सूची अंग्रेजों के ज़माने से दिया हुआ है। भारत स्वतंत्र की तो बात है, भारत स्वतंत्र होने के बाद 1950 में भी दिया गया। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, तीसरी बार, तीन बार हमारे आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण का अधिकार है। बावजूद आज हम लोग सो रहे हैं मेरे भाई। अफसोस की बात यही है ना, अफसोस की बात यही है जब हम अधिकार जानते हुए भी सो रहे हैं। अगर यही अधिकार अगर गैर को मिला होता तो आज आदिवासी चानाचूनी कर पाता हमारे क्षेत्र में, है ना। अच्छा, पेशा कानून और जो 5वीं अनुसूची के बारे में आप बता रहे थे सर, इसमें क्या महत्व है, क्या कहना चाहेंगे इसका? इसको मैं भूल भुलैया कहता हूँ, है ना, भूल भुलैया कहता हूँ। और टोटली ये जो अनुसूचित जनजाति शब्द पे जो केवल आधारित है, उसको पेशा जो है ना अन्य को मिला दिया गया है। तो इसको घरिया कानून भी बोल लीजिए, ढुकू शादी भी कर दीजिए, मान्यता हो गया। जब आपका ससम्मान शादी की व्यवस्था है तो ढुकू शादी को पेशा कानून अडॉप्ट करके क्यों पहल करूँ मैं? मतलब कि सीधा कहूँ, आपको जिस दरवाजे से घुसने की अनुमति है सिर्फ दरवाजा से घुसने का है, लेकिन पेशा कानून आदमियों को हमारे अधिकार क्षेत्र में खिड़की से घुसा रहा है। इसलिए मैं पेशा कानून के सहमत में नहीं हूँ, विरोधी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि ये सिर्फ आदिवासियों के अधिकार को बिल्कुल ख़त्म करता है। अच्छा, वैसे एक और है सर, वन अधिकार अधिनियम 2006 FRA आदिवासी समाज के लिए कितना कारगर साबित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया भाई। बहुत पहले मैं इसको बोला था, देखो भाई आदिवासियों क्या क्या करते हो, कितना ज़मीन में कब्जा किया हो। सरकार डाटा तैयार कर रही कि आदिवासी लोग कितने ज़मीन में कब्जा किया है, जबकि आज हम लोग पट्टा मांगते हैं उनके पास में, अधिकार मांगते हैं। वो कहता है कि मैं अधिकार अभी दूंगा, वन पट्टा दूंगा, फॉरेस्ट राइट दूंगा। क्या सरकार का अधिकार है 5वीं सूची में? 1 इंच ज़मीन नहीं है उनका, न राज्य सरकार की ज़मीन के ज़मीन है, न केंद्र सरकार की।
अब पेशा देखिए, पेशा शब्द अभी लाए, यही चीज़ है जो इसका विद्रोही है, इसको उल्टा करती है। जबकि बता रहा हूँ ये पाँचवीं सूची आज भारत स्वतंत्र होने के बाद का केवल नहीं है, ये 1945 में ही अंग्रेजों ने रहते हुए आदिवासियों के लिए रिजर्व आरक्षित पांचवी अनुसूची के नाम से कर दिया गया है। और 26 जनवरी को इसी को अनुच्छेद 244(1) में दिया है, अनुच्छेद 244(1) में दिया है। और देखिए जब छत्तीसगढ़ राज्य भी बना, बता रहा हूँ आपको ना, तो 20 फरवरी 2003 को दोबारा गजट नोटिफिकेशन करके आदिवासियों को दे दिया है। जब इतना बड़ा अधिकार दिया गया है, बावजूद आज राजनीतिक, है ना, राजनीतिक गंदगी में घुस के अपना अधिकार को इन लोग विलोपित कर दे रहे हैं, अपना अधिकार को बांट दे रहे हैं, अपना अधिकार को बिल्कुल मटियामेट कर दिए ये चीज़ें। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, संविधान में जो दिए गए अधिकार हैं वो पूरी तरह लागू हो रहे हैं? बिल्कुल जीरो है। मात्र कहने मात्र के लिए कि आपको, आप आदिवासी हो और संविधान में अनुसूचित जनजाति है ना, आपको अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र दे दिया गया और उसी से नौकरी किया मैं। लेकिन जिनके प्रमाण पत्र नहीं है उनको सरकार क्या कहेगी, जनता क्या कहेगी, उनको मजबूरी में आदिवासी कहती है ना। तो क्या आदिवासी प्रमाणित है, उनको शर्म आना चाहिए आदिवासी बोलने के लिए। जब उन्होंने सम्मान दिया अनुसूचित जनजाति के लिए, आज उन्हीं लोग आज हमको बेशरम बना के रखे और हम लोग भी उसी गिनती में आ रहे कि हम बेशरम ही बने रहे। भैया आदिवासी शब्द, जो इस शब्द का अधिकार है कि आदिकाल से रहने वाला, है ना, अंटे क्राइस्ट, है ना, ये चीज़ है। अंटे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको ना, अनासकाल के कॉन्स्टिट्यूशन से हम, इसलिए उसका यहाँ पे शब्द है एग्जिस्टिंग लॉ, है ना, विद्यमान विधि। और यही विद्यमान विधि से प्रशासित होने वाला क्षेत्र पांचवी सूची है। और अनुसूचित जनजाति लोग हैं। आज इनके पास एक था पंच व्यवस्था, आज पंचायत राज व्यवस्था कहते हैं। ये पंच व्यवस्था था पहले। इसमें शब्द ये था, जब भी कोई समस्या होती थी या समस्या का समाधान के लिए पंचायत बैठते थे आदिवासी लोग, तो 5 पंच हुआ करते थे जनता के बीच में। और एक शब्द था, हेठे पंच ऊपरे परमेश्वर की कसम हम खा के काम करेंगे ताकि कोई गलती नहीं होगा, है ना। इसीलिए इसी व्यवस्था के चलते इतनी ईमान थी इस व्यवस्था में, पंच और परमेश्वर को एक दूसरे से जोड़ते थे और निर्णय करते थे, न्याय करते थे ना। और इसी व्यवस्था को आज, है ना, डॉक्टर परांजपे की किताब में भी दिया है, पंच का अर्थ पंचायत का अर्थ, है ना। पंच अर्थात न्यायाधीश, पंचायत का हर एक सदस्य न्यायाधीश है। और पंचायत जहाँ वादों का विचारण करने, का भी क्या बोलेंगे, विचारण करने और अवधारणा करने की शक्ति प्राप्त है, वही पंचायत है। अब देखिए ना, तो हमारे पांचवी सूची में पंचायत ही न्यायालय और पंच ही न्यायाधीश, और पंच परमेश्वर के साथ में रूढ़िजन्य बोलेंगे, विद्यमान विधि। और इसी शब्द थे, इस संविधान के पहले जो व्यवस्था थी उसी से पांचवी सूची में इनका राज सत्ता कायम रहेगा बोलते हैं। लेकिन आज थोप दिया जा रहा है, इसलिए थोप दिया जा रहा है कि हम ही लोग सरपंच बन रहे हैं, हम ही लोग विधायक बन रहे हैं, हम ही लोग सांसद बन रहे हैं, जबकि संविधान में व्यवस्था है ना। 243 में लिखा हुआ है कि यहाँ पंचायत चुनाव अवैध है, नहीं होगा, बावजूद हो रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और सवाल है सर, आदिवासियों के जो हक अधिकार है वो लड़ने के लिए उनको सबसे बड़ी चुनौती या समस्या क्या है उनके लिए? बहुत अच्छा सवाल है, जिसका मैं, इस चुनौती को मैं भी फेस कर रहा हूँ। इस चुनौती में सबसे बड़ा विरोधाभास जो है ना, हमारे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही, बड़े बड़े पदाधिकारियों के द्वारा ही ये विरोध किया जाता है। और क्या, जो विरोध नहीं कर पाता है, इसमें शामिल नहीं हो पाता है, उन लोग आज पढ़े लिखे, जबकि पास पैसा है, बड़े शहरों में स्टैब्लिश हो जाते हैं, है ना, बड़े शहरों में छुप जाते हैं कि गांव जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में। फेस करते रहे, हम तो जी लिए ना। लेकिन मेरी भी भविष्यवाणी उनके लिए है, अगर सावधान नहीं रहा 3 पीढ़ी तक आप शहर में जियोगे, विलीन हो जाएंगे। ये मैं देख रहा हूँ ना, दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि उनके साथ रिश्ता नाता भी खत्म होगा। किसको क्या रिश्ता है, मौसी बड़ी जो काका बड़ा रिश्ता, ताची मामू है ना, वो भी खत्म हो जाएगा ना, जानते नहीं है ना। और कुछ भी है जो नहीं बताता हूँ उनको, घटना घट चुकी है इसके बारे में, गोपनीय बोलो, गोपनीय है इसको, लेकिन होता दिख रहा है ना। बावजूद आज हमारे आदिवासी लोग इसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो आपके अनुसार सर क्या लगता है, आदिवासी समाज अपने अधिकारों के लिए को लेके कितना जागरूक है? हाँ, आज जागरूक उन लोग हो रहे हैं जो गाँव में रहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं। हाँ, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत नहीं भी हैं, क्योंकि आदिवासियों में एक विशेषता आपको बता दे रहा हूँ।
आप कीजिएगा, आदिवासी पढ़ के सीखता नहीं है, सुन के जल्दी सीखता है ना। आदिवासी लोग सुन के चित्र सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। और इसलिए आज जो जैसे झारखंड की बात कहूँ, वहाँ भी 2-3 बार लेक्चर देने गया था, पटना में भी गया था, वहाँ पे क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत आदिवासी को जो पावर है उनको बताने गया था, है ना। तो इस प्रकार लोग समझ में आ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि वास्तव में अगर संविधान के साथ जाएंगे, हमारे आदिवासी लोग संविधान के साथ जाएंगे, निश्चित जागृति आएगी, और जागृति आएगी निश्चित अपना स्वच्छ शासन स्थापित कर सकते हैं, है ना। तो जागरूकता फैलाने में सबसे बड़ा दिक्कत क्या आती है उनको? सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आदमी कहाँ कहाँ पहुँचे है ना, कहाँ कहाँ पहुँचे, किस किस के पास पहुँचे, किस किस गांव पहुँचे, समस्या आ रही है ना। और लोग जानते हैं ना, जो जानते हैं लोग तो मिलेंगे, लोग नहीं जानते लोग भागते हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता आ रही, खासकर आज जो आप जैसे मीडिया वाले हो ना, यूट्यूब में डालते हो ना, तो वही देखता हूँ, कई बार लेक्चर भी दिया हूँ, तो यूट्यूब के माध्यम से लोग बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं और कहते हैं अरे मीन साहब आप क्या कर रहे हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मैं कहना दूर से बधाई देने की जरूरत नहीं है, आप सामने आओ, जानो खुद को, खुद के अधिकार को जानो, है ना, खुद के जानो, खुद के अधिकार को जानो और खुद को बचाओ, अपना जल जंगल जमीन बचाओ। नहीं तो भैया आज हमारे सारी क्षेत्र में बता रहा हूँ, जैसे 5th शेड्यूल एरिया में आज आदिवासी लोगों को ज़मीन नहीं मिलता, क्योंकि गैर लोग हमारे आदिवासियों को ज़मीन को आदिवासी के नाम से लेके रिजर्व कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो भविष्य में समस्या आने वाली है। यही वजह है कि आज मेरी सामाजिक चेतना इसलिए जगती, सामाजिक जागृति इसलिए है कि समाज को मेरे जीवन रहते कम से कम कुछ तो दे सकूँ, कुछ तो बता सकूँ, ताकि कम से कम अपनी जल जंगल ज़मीन और स्वयं को बचा सकें। जैसे आज क्या है, आज हमारे रोज़गार की व्यवस्था है गाँव घर में, लेकिन पलायन क्यों हो रहा है? पलायन इसलिए हो रहा है कि हमको अपने घर के कामों पे विश्वास नहीं है, अपने गांव के व्यवसाय में विश्वास नहीं है, और लोग बहुत बड़े शहर जा रहे हैं, खासकर लड़कियां विलीन हो जा रही हैं। आज तो लड़के लोग भी जा रहे हैं, लेकिन कोई स्वस्थ पैसा नहीं ला रहा है। पैसा भी लाता है तो बर्बाद कर देता है, और बहुत से लोग बीमार होकर आ रहे हैं, उधरे खतपत हो जा रहे हैं, क्योंकि इलाज नहीं हो पा रहे हैं ना। तो ये समस्या आ रही। तो यही मेरा लोगों को सलाह है कि जब अपने गांव में सब कुछ व्यवस्था है, 2-4 पैसे भी है, अगर गांव में ही रहकर अपने माता पिता समाज के साथ अगर आदमी करना चाहे तो बहुत अच्छा शांति प्रिय जीवन जीना चाहते, क्योंकि जीवन में शांति तो चाहिए ना। सही बात। पैसा की इच्छा तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, अगर थोड़ी सी सुकून है ना, जीवन के लिए क्या चाहिए? जीवन के लिए तो सुकून चाहिए ना, आनंद चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, ये तो जीवन हमारे लिए चाहिए ना। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज शिक्षा की नीति आप देख रहे हैं ना, मैं शिक्षा की नीति पे बहुत युवाओं को मैं कहता हूँ, भैया आप लोग कॉलेज पढ़ रहे हो, कॉलेज का नॉलेज ऐसा होना चाहिए। आज देश में 3 प्रकार का सिलेबस है ना। एक राज्य का पाठ्यक्रम है, एक केंद्र का पाठ्यक्रम है, और एक इंटरनेशनल पाठ्यक्रम है, और परीक्षा दे रहे हैं तीनों सिलेबस का। तो आदिवासी लोगों का क्या होगा? और अभी तक तो आदिवासियों के पास ने सोची, अब किसी भी राज्य में आदिवासियों का शिक्षा को लिटमस टेस्ट कर रहे हैं, जितना बर्बाद कर सको। जैसे एक बार मैं गया था देखने के लिए, कहते हैं कि बच्चा पास है ना, देखो हाथी है, हाँ हाथी है, अरे पास हो गया। हाथी देखा और पास हो गया, है ना, समझ लिया। और ये क्या है? ये बंदूक है, अरे वाह बंदूक, इससे क्या करते हैं, गोली मार देते हैं, अरे पास हो गया। तो ये है हमारे देश की शिक्षा नीति भाई। ऐसे में हमारा आदिवासी IAS IPS बनेगा, अधिकारी बनेगा? ये खिलौना है, हमारे आदिवासियों को खिलौना बना दिया सरकार। इसलिए कहता हूँ आदिवासियों को सबसे बड़ा दुश्मन सरकार ही है, मैं कहने से नहीं चूकूंगा, क्योंकि सारे लोग कसम खाते हैं ना, संविधान का कसम खाते हैं, और संविधान के बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है। यही है आदिवासी की बर्बादी। तो ऐसे में रोजगार कैसे मिलेगा? ऐसे में रोजगार कैसे मिलेगा? लोग आज पलायन कर रहे हैं, है ना, जवान लोग पलायन करते हैं और उधर विलीन हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, बीमारी रोग से उधरे मर जा रहे हैं। बहुत कम लोग आज वापस कर रहे हैं, और वापस आ भी रहे हैं ना बीमारी हालत में। और इसमें और बड़े जैसे रोजगार की बात करें, आदमी रोजगार क्यों करेगा? सरकार उनके घर में चावल पहुंचा दे रहा है, सरकार उनके घर में चावल पहुंचा दे रहा है, ठीक है ना। और जिस चावल को कीड़ा नहीं खाता है, और जो कीड़ा खाता है मर जाता है, उसी कीड़ा को आज आदिवासी समाज गरीब जनता खा रही है, तो कितना दिन जिएगा?
और बस्तर में था, एक दिन लेक्चर दे रहा था, बहुत सारे सवाल थे वहाँ पे। तो एज कहता है, सर मेरा बच्चा ही नहीं हो रहा है सर, कहीं चावल खाने से तो नहीं हो रहा है, मेरा है ना शरीर एक पुरुषत्व काम नहीं कर रहा है सर, कहीं इसी का कमी तो नहीं है सर, ये चावल का कारण तो नहीं है, इतना खाना खिलाता हूँ फिर भी बच्चे कुपोषित हैं। तो मैं क्या कहूँ, आज फोर्टिफाइड चावल, क्या है परिभाषा फोर्टिफाइड की, क्या गुण है? मशीन का बना हुआ चावल खा रही है जनता। पहले जमीन से उत्पन्न होते हुए उसको खाते थे जनता, आदिवासी लोग ना, बहुत जो किसान लोग हष्ट-पुष्ट रहते थे। आजकल के चावल में आप देख लेना, माड़ निकलता है क्या? माड़ मतलब भैया उससे स्टार्च निकालते हैं उबालने के बाद में ना, ठीक है, चावल को उबालने के बाद स्टार्च निकलते हैं, उसको माड़ कहा जाता है। उस माड़ में पूरा गुण रहता है चावल का, जिसको खाने से शरीर में पौष्टिकता आती है। वो पौष्टिकता है नहीं, सिर्फ पेट भरता है। तो आदमी की बुद्धि कहाँ विकसित होगी भाई? बुद्धि कहाँ विकसित होगी? ठीक है ना, यही समस्या है। इसलिए शिक्षा, रोजगार है ना, ये पलायन, ये आदिवासियों की बर्बादी है, ताकि इस दुनिया से आदिवासी मिट के ख़त्म हो जाए। ये नीति सरकार की है। अच्छा, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया कितना कारगर है आदिवासियों के हक अधिकार के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, चलो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ना, बहुत अच्छा, खुशी होती है कि आज डिजिटल मीडिया एकमात्र साधन रह गया है ना। यूट्यूब एक साधन बन गया है, क्योंकि पत्र पत्रिकाएं को आदिवासी के समस्या को तो लिखेगी नहीं, बल्कि इतना जरूर लिखेगी कि आदिवासी नक्सली हैं। जरूर लिखिए कि आदिवासी नक्सली हैं, अर्बन नक्सली, शहरी नक्सली, है ना, जंगल के नक्सली। क्या मानव होना अभिशाप हो गया? आदिवासी शब्द पे जो आज काम हो रही है ना, बात हो रही है, क्या अभिशापित शब्द है क्या आदिवासी? तो अनुसूचित जनजाति संविधान में आपने दिया, क्या दिक्कत आ रहा था? जब संवैधानिक व्यवस्था अनुसूचित जनजाति का दिया, बावजूद आप भी सम्मान नहीं कर रहे हो। आप दिक्कत ये हो रही, एकाधिकार इनका था, उसको समाप्त कर रहे हो। प्रशासन नियंत्रण इनका था, उसको समाप्त कर रहे हो। जबकि आपको दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि हर जगह आर्टिकल 19 के मुताबिक आदिवासी की वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दिया गया है। संगम या संघ, आपने संघ या संगम बना दिया इनके अधिकार क्षेत्र में। ठीक है, संघ या संघ बना दिया आपने, कलेक्ट्रेट खोल दिया, एसपी कार्यालय खोल दिया, तो क्या है, संरक्षण देना है ना, आपका कर्तव्य है ना। लेकिन आप संरक्षण दे रहे हो कि आदिवासियों के विरोध में एफआईआर दर्ज कर रहे हो? एफआईआर दर्ज कर रहे हो तो स्वयं अनुच्छेद उल्लंघन कर रहे हो, अनुच्छेद 19 का स्वयं उल्लंघन कर रहे 244 का, सरकार स्वयं उल्लंघन करे अनुच्छेद 13 का। ऐसे में कैसे आदिवासी बचेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर, आपके द्वारा व्यक्तिगत कौन कौन से जनहित के लिए, जन कल्याण, आदिवासी कल्याण के लिए कार्य किए गए हैं? जन कल्याण के लिए तो अभी शुरुआत काम कर रहा हूँ मैं। जैसे क्या हुआ, मेरे गांव में बाजार नहीं था, बहुत दूर, क्या 15 से 20 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर बाजार जाना पड़ता था हमारे लोगों को ना। तो मैं रिटायर होते के साथ में मेरा गांव में बाजार व्यवस्था जिक्र कर देते थे। हाँ, मेरा गांव मेंढरबहार है ना, मेरा गांव मेंढरबहार में मैंने बाजार की व्यवस्था कर दिया है ना। हर एक शनिवार को बाजार आती है, 2 ओवर लगते हैं। कम से गांव में बाजार 8-10 साल के बाद प्रगति करेगा, अच्छा जगह भी है ना। वहाँ पे जंगल वालों ने विरोध करके देखा था मेरे को कि हम यहाँ बाजार लगने नहीं देंगे। तो मैंने 5वीं सूची के चेक करके तुम्हारा अधिकार दिया है, क्या है दिखा दो मेरे को, है ना। तुम्हारा अधिकार क्या है बता दो, मैं क्या ये बाजार क्या मेरा गांव भी छोड़ दूंगा मैं, है ना। डीएफओ साहब भी आए थे, कहे थे भी कलेक्टर से अनुमति ले लेना। यार कलेक्टर का क्षेत्राधिकार पहले मैं नहीं जानता था तो मानता था, अभी संविधान में तो सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार दिया गया है, और हमारे अधिकार के अधिकार में आप लोग रहेंगे लिखा हुआ है। तो मैं काहे आपके पास जाऊंगा मैं? ठीक है ना भाई, स्पष्ट लिखा हुआ है ना 244 के पैरा 2 में कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र के उपबंधों के अधीन, अर्थात अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के अधीन रहते हुए आपको काम करना है। तो उनके अधीन मैं क्यों काम करूं? स्पष्ट है ना। अच्छा, और भी आपको जितने लोग देख रहे हैं सर, वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? जितने आदिवासी भाई बहन आपको देख रहे हैं आज, ये जो भी हमारे मीडिया से देख रहे हैं, आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? कनेक्ट होने का साधन तो बहुत है, यूट्यूब भी है, आज मोबाइल नंबर है,
गांव है, निवास कहाँ कहाँ हो, किस क्षेत्र में काम किया हूँ, बहुत से लोग जानते हैं। लेकिन क्या है ना, जुड़ने के लिए सबसे पहले उनका मुद्दा जो होना चाहिए, जब तक उनका समाज के प्रति रुझान नहीं रहेगा, जल जंगल के प्रति रुझान नहीं रहेगा, है ना, कैसे बचाया जाए, वो कभी नहीं जुड़ेगा मेरे से। अच्छा, दिक्कत ये है। जो जुड़ सकते और हैं जो जुड़ सकता है, समस्या अगर जानता है, समस्या से परिचित है, उसमें कुछ जोश है मानवता का कि मैं समाज के लिए काम करूं, ये चूक हो रही सरकार से या समाज से या नेताओं से, वो जरूर जुड़ेगा मेरे से और एक दिन जरूर समाज की अगुवाई करेगा, इतना मैं जानता हूँ। वाह, अभी तो अपना नंबर जिक्र कर देते सर। तो बड़ी खुशी है, अगर मेरा नंबर अगर नोट करना चाहते हैं, है ना, तो आप लोग नोट कीजिए। मेरा जियो का नंबर है 7067647601। ये मेरा नंबर है, दोबारा वो कह रहा हूँ, 7067647601 है। इसमें आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, या आप भी सलाह दे सकते हैं, क्योंकि आप भी बहुत जानकार हैं, आप लोग भी अच्छे जानकार हैं। मैं भी आप लोगों से सीखना चाहता हूँ, आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ताकि एक दूसरे, अगर एक दूसरे का विचार भावना नहीं है, यहाँ पे जो हक अधिकार की बात है, जो लिखा हुआ बात है, जिसका हमारे पास प्रमाण है ना, और जो प्रमाण आधारित भी हम बात करेंगे ना, बिना प्रमाण का कुछ ना कहें, क्योंकि जैसे मैंने 244 का ये प्रमाण है, लिखा हुआ है ना, भारत सरकार दी 1935 लिखा हुआ 91 और 92 में अंग्रेजों के ज़माने से दिया हुआ है। और बहुत से लोग कहते हैं कि विद्यमान विधि क्या है। विद्यमान विधि वो है जिस संविधान से पहले विद्यमान था। जैसे सेटलमेंट रिपोर्ट हमारे रायगढ़ जिला का है, 1926-27 का है, भारत स्वतंत्रता से पहले का है। पंचायत व्यवस्था हमारा भारत स्वतंत्रता से पहले का है। पंच परमेश्वर की व्यवस्था जो हमारे न्याय प्रक्रिया भारत स्वतंत्रता से पहले का है। और ये भी बता दूं, जो वर्तमान में कहते हैं BNS भारतीय न्याय संहिता, जिसको IPC कहा जाता है ना, IPC भी 1860 का है, 1860 का बना हुआ है, वो भी चल रहा है ना, वो भी चल रहा है। CRPC 1909 का है, वो भी चल रहा है। और कहते हैं भारत स्वतंत्र के बाद की बात कहते हैं, तो भारत स्वतंत्रता के बाद का व्यवस्था तो हमारे लिए, हमको तो पूर्व से है ना, पूर्व से है। और उसी को 5वीं सूची में बात कही गई है कि आप अपने विद्यमान विधि से प्रशासित कीजिए, प्रशासन नियंत्रण कीजिए और खुशहाल जीवन जिए, लोगों के साथ में प्रेम भाव से जिए, प्रगति कीजिए। क्या ज़रूरत है सरकारी योजना का हमारे पास में, है ना? क्या चावल नीति? अरे भाई, आदिवासियों के लिए रोजगार नीति दे देता ना सरकार, रोजगार नीति दे देता, अच्छी तरह उन लोग काम करते, जीते खाते खुशियार, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन सरकार ही झगड़ा उत्पन्न करी। क्या जरूरत है चावल दाल देने की? इतना गरीब बना दी है। धनी लोगों को भी मैंने राशन लेते हुए देखा है, धनी लोगों को भी, गांव के धनी मानी जो पटेल लोगों को भी राशन लेते हुए देखा है ना। बहुत सारी ऐसा सरकार की कमी है जो आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कहने को तो बहुत है ना, लेकिन चलो एक अंतिम सवाल रहेगा सर। आज आपको पूरा देश दुनिया वाले देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ वासी देख रहे हैं, उनको मीडिया के माध्यम से जितने भी देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अगर आप मानव हो तो सचमुच मानवता को पहचानो, है ना। क्योंकि इस जीवन में आदमी सिर्फ एक नाम दे के जाता है, मरने के बाद में एक नाम दे के जाता है कि उसने क्या काम किया था, है ना, उसने काम क्या किया और क्या ये समाज, व्यक्ति अथवा देश हित में था। तो हर एक कोई यही उद्देश्य लेके चलें कि मानव जीवन एक लोगों की सेवा के लिए है, एक दूसरे की सेवा के लिए है, एक दूसरे की खुशहाली के लिए है, एक दूसरे की शांति के लिए है। तो आप इस जब तक आप जीवन है ना, तो इसी सब कर्मों के लिए आप काम कीजिए, इसी सब उद्देश्यों के लिए काम कीजिए और मरने के बाद भी जीवित रहिए। यही मेरा संदेश आप सभी के लिए। वाह, चलो बहुत सुंदर विचार सर, आपके बात करके बहुत अच्छा लगा और अपना इतना कीमती समय दिए सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी, पुनः धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे जेरोम मिन सर, उनसे बात किए, उनके जीवन के बारे में जाने, उनके जो समाज सेवा के जो
प्रमुख जो बिंदु में कार्य करते हैं आदिवासियों के हक अधिकार के लिए, उसके बारे में चर्चा किए। उम्मीद है ये इंटरव्यू आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। और डिस्प्ले में सर का नंबर मेंशन है, जो भी इनके बातों से, सर के बातों से अगर प्रभावित हुए हों बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। और मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती समाज सेवक से। तब तक बने रहें टीजीबी मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।